नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान एवं संविधानवाद के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले संविधान है क्या? शासन की मूल विधि है। ठीक है, किसी देश के शासन को चलाने के लिए जो कानून बेस के तौर पे काम करता है। ये है विभिन्न संस्थाओं के बारे में बताता है कि कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कार्य होंगे। ठीक है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना, उनमें शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, उनके क्या कार्य होंगे, इनके बारे में बताएगा। प्लस विधि निर्माण भी कैसे होता है, इसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसमें सिद्धांतों एवं कार्यप्रणालियों, ठीक है, सिद्धांत मतलब किस बेसिस पे होंगे और कार्यप्रणालियाँ मतलब कि किस तरीके से काम करेगी प्रक्रिया, ठीक है, का ऐसा समुच्चय हो जो राज्य की शासन प्रक्रिया को विधिक आधार प्रदान करे। ठीक है, तो राज्य की जो शासन प्रक्रिया है वो इसी बेसिस पे काम करेगी, लीगल बेसिस ही रहेगी। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। समन्वय व सहयोग, विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न अंगों में कैसे क्या बंटवारा होगा, कार्य विभाजन और आपस में समन्वय और सहयोग कैसा बना रहे। ये सबसे बड़ी बात ये बताता है कि निर्णय लेने की शक्ति किस में होगी, किस संघ में कौन सा निर्णय लेने की शक्ति होगी। सरकार जो हमारी बनेगी उसका निर्माण कैसे होगा, ठीक है, निर्वाचन से हो रहा है, कैसे निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में। सरकार की शक्तियाँ क्या क्या होंगी, ठीक है, अगर शक्तियाँ हैं तो सरकार पर कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए, तो सरकार पे मर्यादाएं क्या हैं। ठीक है, फिर सरकार के कर्तव्य क्या क्या हैं, क्या कार्य करना है, क्या उसका मेन उद्देश्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति है। ठीक है, कि भाई जनता जो चाह रही है, लोक लुभावन, उसका तुष्टीकरण करो या फिर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं। कई बार बहुमत में कोई एक ऐसा दल रहता है, ऐसे लोग रहते हैं जो कि फ़ायदे में रहते हैं, वहीं दूसरा अल्पसंख्यक काफ़ी पीड़ित अवस्था में रहता है। न्यायपूर्ण क्या समाज का मतलब है कि उस दमित समाज को भी मुख्यधारा में शामिल करना। ठीक है, वहीं केवल जन आकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी तो आप बहुसंख्यकों का ही तुष्टीकरण करोगे। बहरहाल आगे देखेंगे। शक्ति विभाजन कैसे होगा विभिन्न कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच में, और आपस में उनसे नियंत्रण व संतुलन कैसे बना रहे। ठीक है, देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होगा। ठीक है, कोई देश क्या चाहता है, जैसे कि अपने यहाँ पंथ निरपेक्षता एक मूल्य के तौर पर जाना गया है। ठीक है, तो वो आदर्श है हमारे। हाँ, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ये हमारे आदर्श हैं। ऐसे ही उद्देश्यों की बात की जाए तो हमारे उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जैसे की बात की जाती है। मूल्य क्या क्या है, स्वतंत्रता का मूल्य है, समानता का मूल्य है, ये सारे मूल्य हैं। ठीक है, सर्वोच्च विधि है ये। ठीक है, इससे ऊपर कोई विधि नहीं है। कोई भी कानून बनेगा इसी के अंतर्गत बनेगा, और कोई कानून इसका उल्लंघन करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। जनता राज्य के संबंधों का निर्धारण करता है। ठीक है, कि सरकार को क्या शक्तियाँ रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। ठीक है, और सरकार के क्या कर्तव्य रहेंगे और जनता को क्या अधिकार प्राप्त हैं, इस संबंध में वो बताएगा। फिर किसी भी संविधान की मूलभूत विशेषता होनी चाहिए कि उसमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, समय के साथ वो रिलेवेंट बनी रहे। ठीक है, तो उसमें अपने आप में बदलाव करने की, अपने में सुधार करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा आदर्श संविधान वही होता है। अब संविधानवाद क्या कहते हैं? ठीक है, शासन की शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, वही अंग करें और उन्हीं मर्यादाओं में करें जैसा संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, अगर बहुत ठीक है बोलता हूँ मैं, जो विधायिका का काम है वो विधायिका ही करे, जो कार्यपालिका का काम है कार्यपालिका करे, और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करे। एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, और उन्हीं मर्यादाओं में करें, हस्तक्षेप भी ना करें, वहीं अंग करें, और दूसरी बात जो है अपने अधिकारों का अतिक्रमण ना करें। ठीक है, जैसा संविधान में उल्लिखित है। चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं ये मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, वैसे मैं डिटेल में बता सकता हूँ, बट अभी देख लीजिए। सैनिक शासन जब होगा तो वो सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करता है। वो जो है विधायिका के कार्य भी अपने हाथ में लेगा, और कार्यपालिका का काम भी, न्यायपालिका का काम भी ले लेता है। सेम गोज विद दबाव समूह जब काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं तो वो अधिक दबाव डालने लगते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका पे, तो कार्यपालिका को इस चक्कर में अपनी शक्ति का अतिक्रमण करना पड़ता है, या कर लेते हैं वो। व्यक्ति पूजा में भी यही होता है, जब एक व्यक्ति का शासन चलता है। ठीक है, जब कोई बड़ा जो है क्या बोलते हैं नेता शासन में होता है तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि विधायिका की शक्ति उसके सामने क्षीण हो जाती है। हाँ, न्यायपालिका भी कुछ खास नहीं बोल पाती, जैसा कि हम लोगों को कुछ समय तक देखने को मिला 1970s में। तो ऐसे ही रूढ़िवाद, गरीबी, निरक्षरता, जनता साक्षर ना हो, हाँ, अंधविश्वास, लाल फीताशाही, हाँ, सांस्कृतिक विविधता जब होती है तो विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के लिए
हाँ, कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं विधायिका और कार्यपालिका को जो उनकी क्या बोलते हैं, उनकी शक्ति के कुछ अतिक्रमण कर देती हैं। कई बार ऐसे वैश्विक दबाव में भी ऐसा करना पड़ता है। बहरहाल ये देखा संविधानवाद में। अब संविधान का विकास कैसे होता है, या शुरुआत से ही संविधान से चीज़ें चलती रही हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ देखते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे कि वैदिक काल में सभा और समितियाँ थी, तो संविधान तो नहीं थी, पर एक तरीके से राजा को जो थी वो एक तरीके से सलाह देने के लिए थी। तो एक तरीके से उनको विधियों के बारे में और संस्थाओं के बारे में, प्रणालियों के बारे में जानकारी देती रहती थी। ऐसे ही प्राचीन यूनान में भी देखने को मिला। एक हम्मुराबी था, उसकी संहिता, आँख के बदले आँख सुना होगा आपने, ये यहीं से निकला है, हम्मुराबी संहिता। फिर 1215 मैग्ना कार्टा आता है इंग्लैंड में, हाँ, और इसे पहली बार अधिकारों का घोषणा पत्र संविधान की दिशा में पहला कदम मानते हैं औपचारिक रूप से। फिर अर्थशास्त्र था अपने यहाँ, उसे भी कुछ हद तक पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, हाँ। फिर ब्रिटिश क्रांति 1687 में आती है, 1686 में, माफ़ कीजिएगा, और इसमें जो है काफ़ी हद तक इसके बाद लिखित संविधान तो नहीं, पर हाँ लिखित रूप से कुछ एक संस्था स्थापित हो जाती है और संविधान की शुरुआत कह सकते हैं। औपचारिक रूप से लिखित संविधान अमेरिकी क्रांति के बाद आता है। 1776 में अमेरिकी क्रांति होती है और धीरे धीरे अमेरिका में संविधान का निर्माण होता है। वहीं फ्रेंच क्रांति के बाद भी कुछ नए मूल्य 1789 में जब होते, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और कई नए मूल्यों के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। भारत की बात की जाए तो भारत में अगर देखें तो सबसे पहले जो है 1895 में तिलक जी द्वारा, लोकमान्य गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक एक लाया जाता है, एक दर्शन के तौर पे। ऐसे ही गांधी जी द्वारा 1922 में कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही निर्मित होगा, ठीक है। फिर एक नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, इसमें भी कुछ मतलब संविधान निर्माण की दिशा में कुछ कदम दिखाई पड़ते हैं। पर औपचारिक रूप से अगर भारत में संविधान निर्माण की मांग के बारे में देखें, ठीक है, तो ये एम एन रॉय द्वारा, ये समाजवादी हैं, इनके द्वारा 1934 ईस्वी में पहली बार ये मांग रखी गई थी औपचारिक रूप से संविधान सभा की। फिर नेहरू द्वारा 1938 में इस मांग को लोकप्रिय रूप प्रदान किया गया, ठीक है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, वो संविधान सभा की बात करता है। फिर फाइनली जो हमारे संविधान सभा का निर्माण होता है वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा होता है। इसके तहत क्या क्या होता है, पहले तो अंतरिम सरकार का गठन होता है, हाँ, कि 24 अगस्त को घोषणा की जाती है, 2 सितंबर को सरकार बनती है, गठन होता है उसका, हाँ, कि कुछ भारतीय जो है मिलके निर्माण और संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में बताता है। सबसे पहले अंतरिम सरकार में क्या था, कौन था, वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो था उसके बारे में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी, ये क्या थे, ये राष्ट्रमंडल संबंध, एक कॉमनवेल्थ के और विदेशी मामलों के मंत्री थे, या संबंधित विभाग इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, गृह मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा, और सूचना एवं प्रसारण। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे। C.H. भाभा जी कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ये जान लीजिए, बाद में वायसराय बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। I.I. चुंद्रीगर ये वाणिज्य मंत्री। लियाकत अली खान वित्त मंत्री। अब्दुल रब निश्तार डाक एवं वायु मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। कई बार पूछ लेता है तो इसलिए फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। अब स्वतंत्र भारत में ये इसमें बदलाव आता है, मुस्लिम लीग जब अलग हो जाती है तो कुछ बदलाव भी देखने मिलता है। जवाहरलाल नेहरू जी ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले तो रहते हैं इनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री भी और वैज्ञानिक और शोध मंत्री भी बन जाते हैं। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भी गृह मंत्री बने रहते हैं। सूचना एवं प्रसारण भी इनके पास रहता है और राज्यों के मामलों के मंत्री भी बन जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी भी खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अब शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई पहले ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, अब ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री बन जाते हैं, ठीक है। रेलवे एवं परिवहन पहले इसके पास था, आसफ अली के पास, याद रखिएगा। अभी क्या है, जॉन मथाई के पास है। आरगे षणमुखम चट्टी ये वित्त मंत्री बन जाते हैं, पहले लियाकत अली खान के पास था। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी विधि मंत्री बन जाते हैं, पहले जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास था ये कार्यभार।
राजकुमारी अमृत कौर ये स्वास्थ्य मंत्री बन जाती हैं, पहले गंजाफर अली खान के पास था ये, ठीक है। ऐसे ही CH भाभा ये जो है कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे पहले, अब क्या वाणिज्य मंत्री बन जाते हैं। वहीं वाणिज्य मंत्री पहले कौन थे, IS चुंदरीकर, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार मंत्रालय आ जाता है, पहले अब्दुल रब निश्तार के पास था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनते हैं, पहले ये जॉन मथाई जी के पास था। VN गाडगिल कार्य खान और ऊर्जा मंत्री बनते हैं, पहले ये भाभा जी के पास था, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा के गठन का एक व्यवस्था की जाती है कि किस प्रकार से गठन होगा। तो उसमें ये कहा गया कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्य के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी, ठीक है। जिस राज्य में, प्रांत में या रियासतों एक्सेट्रा में जो जितनी जनसंख्या रहेगी उनको 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है कुल 389 सीटें बनती हैं जनसंख्या की ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष, इसमें से प्रत्यक्ष शासन जहाँ ब्रिटिश सरकार का रहता है वहाँ 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीटें मिलती हैं, ठीक है। 389 कुल सीटें जिसमें 296 प्लस 93 देशी रियासतों की। फिर इन 296 में से 292 जो गवर्नर शासित 11 प्रांत हैं, और वहीं 4 सदस्य जो है कहाँ से, ये चीफ कमिश्नर के प्रांत रहते हैं, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। यहाँ से चीफ कमिश्नरों के प्रांत से एक एक को दिया जाता है। 292 प्लस 4। आगे देखिए, इनमें सीटों का बंटवारा अगर समुदाय वाइज देखें तो प्रांतों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। मुसलमान, सिख और सामान्य, ठीक है। मुसलमान और सिख के लिए सीटें फिक्स रहेंगी, बाकी बची हुई सामान्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। जैसे उतनी मुसलमानों की संख्या होगी जितने परसेंट उतनी सीटें उनके लिए, जितनी सिखों की जनसंख्या होगी उतने प्रतिशत सीटें उनके लिए और बाकी बचे वर्गों के लिए। खैर, प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि निर्वाचन प्रणालियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर देशी रियासत के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। 93 सीटें देशी रियासतों के लिए आरक्षित थी, ठीक है। उनको जो है प्रतिनिधि का चुनाव वहाँ के प्रमुख करें, रियासतों के जो राजा वगैरह होंगे वो भेजेंगे, वहाँ चुनाव नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। नामांकित कहाँ से, रियासतों द्वारा नामांकन किया जाना था प्रतिनिधियों का, और जो ब्रिटिश प्रांत थे या हाई कमिश्नर के, उसमें जो है चुनाव हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा है तो ब्रिटिश प्रांत भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं, ठीक है। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। इस तरीके 200 और जो 93 सीटें रियासतों वाली थी वो नहीं भर पाई, क्योंकि वो जो है खुद को उन्होंने संविधान सभा से अलग रखने की बात की, ठीक है। तो इस तरीके से 296 सदस्य रहते हैं। बाद में मुस्लिम लीग अलग होती है तो चीज़ें और बदलती हैं। और आगे हम और देखेंगे, अभी हम जरा निर्वाचन प्रणाली के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं निर्वाचन प्रणालियों के बारे में। सबसे पहले एक विधि है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हिंदी में से बोलते हैं सबसे पहले खंभा छूने की नीति, यानी कि जो भी बहुमत प्राप्त दल होगा, व्यक्ति होगा, उसको जो है विजय प्राप्त होगी। मान लीजिए 3 लोग हैं, कुल 100 वोट हैं, एक को 40 मिलता है, दूसरे को 35 मिलता है, तीसरे को 25 मिलता है, तो ये 40 वोट पाना ही पर्याप्त हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो जो 40 वोट पा गया वो विजयी होगा। हमारे यहाँ लोकसभा में, विधानसभा में, ग्राम पंचायतों में ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि एक निश्चित विनर आपको मिल जाता है, अगर ज़्यादा लोग भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मान लिया 50% को ही मान लिया कि 50% ज़्यादा जो पाएगा बहुमत, ठीक है, 100 हैं तो 50% से ऊपर ही बहुमत होना चाहिए कायदे से। पर अगर ऐसा आप माने और कई लोग होंगे तो दिक्कत, कई प्रत्याशी हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए बेहतर नेगेटिव क्या है इसमें जो है अल्पसंख्यक मत वाला, ये तो 40 ही है ना, ये बाकी आप यहाँ देख रहे हैं कि 40% का वोट पा गया, पर ये भी तो देख सकते हैं कि 60% के विरोधी हैं, फिर भी वो सत्ता में है। और यहाँ तो 3 है, कई बार ऐसा होता है कि 20 मत पाने वाला भी विजयी हो जाता है, 80% लोग जिसके विरोध में है वो भी विजयी है, क्योंकि बाकी उससे ज़्यादा पाया उसने वोट। बहरहाल कुछ कमियाँ हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। अगला देखते हैं एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब ये है जिस अनुपात में वोट, उस अनुपात में आपको शक्ति मिलेगी, ठीक है। मतलब कि
अगर आप 3 पार्टियां हैं, ठीक है, कुल 100 सीटें हो जाती हैं मान लीजिए, तो किसी को अगर 40% वोट मिल रहे हैं तो उसको ही पूरी 100 की 100 देने की अपेक्षा उसको 40 सीटें मिलेंगी। हाँ, और जो है बाकी को अगर 35% वोट है तो 35 सीटें मिलेंगी। इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक लिस्ट प्रणाली होती है और एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। लिस्ट प्रणाली में पार्टी के सिस्टम में होता है, फ्रांस में ये प्रचलित है, ठीक है। पार्टी को वोट प्रतिशत के आधार पर सीटों की प्राप्ति होती है। पार्टी एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देता है, जैसे मान लीजिए कुल 100 निर्वाचन सीटें हैं तो उसने एक से लेकर 100 तक वो लिस्ट अपनी जारी कर दी। हाँ, और उसकी पार्टी ऐसे ही हर पार्टी करती है 1 से लेकर 100 तक। मान लीजिए पहले वाले को 40% वोट प्राप्त हुआ तो क्या होगा कि 1 से लेकर 40 तक के मध्य जो नंबर के प्रत्याशी उसके हैं उनका चयन हो जाएगा, बाकी नीचे। ऐसे अगर दूसरे को 35% वोट प्राप्त हो रहा है तो 1 से लेकर 35 तक के उसके चुने जाएंगे, और तीसरे वाले के सी पार्टी के अगर उसके 25% है तो उसके 25 प्रत्याशी जो है वो मेंबर्स चुन लिए जाएंगे। इसमें क्या है कि अपने अनुपात में सबको सीटें मिल जाती हैं। इस प्रणाली का फ़ायदा ये है, ये फ्रांस में देखने को मिलता है। हाँ, इसके फ़ायदों की बात करें तो अल्पसंख्यकों को भी फ़ायदा मिल ही रहा है, ठीक है, और उनको भी मतलब अपनी जगह मिल जा रही है अल्पसंख्यकों के हिसाब से। समस्या स्थिरता की आ जाती है, स्थिरता नहीं रहती ये। और दूसरी बात, विधायक एक क्षेत्र का नहीं रहता तो उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती, क्योंकि बहरहाल ये फ्रांस में, इंडिया में कहीं है नहीं, तो आपको ज़्यादा इस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेन हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये हमारे जगह ये संविधान सभा में भी प्रयुक्त हुई थी और राष्ट्रपति के चुनाव में और विभिन्न चुनावों में विधान परिषद वगैरह, राज्यसभा वगैरह की ये प्रयुक्त होती है। तो इसको देख लेते हैं ध्यान से। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 3 प्रत्याशी हैं A, B, C। अब आपको क्या है, आप वोट देने गए, आपने क्या किया कि नंबर 1 पे आपने मान लीजिए A को रखा, ठीक है, B को आपने 2 पे रखा, C को ऐसे 3 पे रखा। ऐसे 100 लोगों में से मान लीजिए 40 लोगों ने A को 1 पे रखा, B को 35 लोगों ने 1 पे रखा और 25 लोगों ने C को 1 पे रखा। अब इसमें समस्या क्या आती है कि अभी किसी का भी 50% से अधिक नहीं है। तो अब क्या होगा कि जितने लोगों ने, यहाँ चूँकि C को सबसे कम है, एक वरीयता प्राप्त है, जिन्होंने C को 1 पे रखा है उनका अब द्वितीय वरीयता के मत की गणना की जाएगी। अगर C वालों में, ठीक है, कोई 25 लोग जो हैं जिन्होंने C को 1 पे रखा है, अगर उन्होंने ऐसा किया होगा कि 12 लोगों ने A को द्वितीय वरीयता का मत दिया होगा, क्योंकि प्रथम वरीयता तो उनकी C को ही थी, द्वितीय वरीयता उनकी देखी जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस। अगर उन्होंने 12 लोगों ने A को दिया है और 13 लोगों ने B को दिया है सेकंड प्रेफरेंस, तो यहाँ देखिए ये जो है इनके A में जुड़ जाएगा, ये 40 + 12 हो जाएगा यानी 52, ठीक है, और ये 13 इन B में जुड़ जाएंगे यानी 35 13 48। इस तरीके से देख क्या रहे हैं कि 40 + 12 52 हो गए, यानी 50% से ज़्यादा बहुमत के मत इसको मिल गए, तो A का निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें क्या होता है, वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम देना पड़ता है। अगर पहली वरीयता प्राप्त 50% से अधिक तो विजेता हो गया, अगर नहीं है तो सबसे कम वरीयता प्राप्त, जैसे यहाँ पे C था, मत प्राप्त व्यक्ति के द्वितीय वरीयता को उसके मत हस्तांतरित हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा तब तक होता है, मान लीजिए कि ऐसा होता कि 4 और ज़्यादा लोग होते और A को जो है 52 ना मिल के 48 ही मिल पाते, तो फिर ऐसा क्या करते कि जो है मान लीजिए D तक होता, तो पहले D का जाके एक ही पूरे करते, अगर 50 से ऊपर नहीं जा रहे तो फिर C को हटाते, हाँ, उसके सेकंड प्रेफरेंस को देखते। बहरहाल ये प्रक्रिया चलती रहती है। आगे ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है भारत में, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा में, विधान परिषदों में और संविधान सभा में भी देखा हम लोगों ने चुनाव ऐसे हो। इसमें एक रेशियो बताया गया कि डाले गए मत क्या होगा, कितने, ये देखिए बाकी जगह तो 50% +1 यानी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में, क्योंकि एक ही का चुनाव होना है, पर राज्यसभा में कई बार कई सदस्यों को चुनाव होना पड़ता है, विधान परिषद में कई सदस्यों का। तो ये एक उन्होंने कहा कि भाई इससे ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। डाले गए कुल मत बटे कुल स्थान +1 + 1, ये विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे समझाते हुए। अभी इतना ही, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।